एक मिलिट्री लीडरशिप जो आपने नेवी में देखा, डिसिप्लिन एंड आपका उसकी तरफ एक रुझान, और एक जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इसमें कितना आप डिफरेंस फील करते हैं? हमारे जितने सीनियर ऑफिसर्स जितने हायर चले जाते हैं फिर वो पॉलिटिक्स से दूर हो जाते हैं। वो उनका रीजन यही है कि जो आपने बोल दिया और उन्होंने उसका एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ थोड़ा उल्टा है। तो क्या उन्हें पॉलिटिक्स में आना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि उनको बिल्कुल आना चाहिए। हिमाचल में रूलिंग पार्टी ने प्रोपेगेंडा दिया कि हम इतनी जॉब्स देंगे, बिजली देंगे और भी चीजें हैं। किस लेवल पे फुलफिल हुआ सर? सुखविंदर सिंह सुक्खू, लोकप्रियता है उसकी वर्कर में एक्चुअली, उससे वो अभी तक टिका हुआ है। नहीं तो बीजेपी गवर्नमेंट है हमारी तो हम तो कभी भी गिरा देते हैं किसी को। 4 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं। जॉब्स का मुझे नहीं लगा कि अभी शायद वो आंकड़ा पूरा हुआ जो उन्होंने ऑफर आउट किया। सेम चाहे इलेक्ट्रिसिटी का, चाहे मिनिमम सेल्स पर एमएसपी का। फिर भी देखो कितनी चतुराई के साथ उसने अपना अभी तक कार्यकाल खींचा है। वो जनता देख रही है और वो कर रहा हो, तो ये जो है आगे पक्का हार जाएगी कांग्रेस नौ। ऐसे क्या 5 पॉइंट्स आप बताना चाहेंगे कि जहां आपको लगता है कि अभी हिमाचल में डेवलपमेंट होने की जरूरत है? अनंतपुर, इलाहाबाद और तीसरे नंबर पर कांगड़ा कि जितने भी एमपी वहां से अभी तक के हुए थे वो एमपी अपने फंड का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाया था। तो मैं उससे बड़ा असहज कि ये क्यों नहीं करते हैं काम। तो मैं ये कहता था क्या एक एमपी की सीट यहाँ वेस्ट है क्या? हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं पॉज, और आज का पॉडकास्ट एक इंडियन नेवी कमांडर के साथ जो नेशन मरीन टाइम बॉर्डर्स को सिक्योर करते हैं। MiG-29 KS फाइटर प्लेन्स और सी हैरियर जेट्स जिनकी निगरानी में उड़ान भरते हैं, जहां विराट और विक्रमादित्य जैसे विशालकाय समुद्री जहाज इनकी सुरक्षित उड़ान को संभव करते हैं। 15 साल कमांडर के पद पे रहने के बाद जिन्होंने VRS ली और इसके बाद एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में ग्राउंड पर काम किया, 2019 में हिमाचल प्रदेश से MP के इलेक्शंस में भी प्रतिनिधि रहे। तो आइए वेलकम करते हैं श्री बच्चन सिंह राणा जी का। वेलकम सर टू द शो। थैंक यू। क्या सर, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपकी नेवी में जर्नी रही, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ अप करें कि आपकी नेवी में कैसे जर्नी रही और आपने कब ज्वाइन किया। हाँ, मैं आपको जस्ट नेवी के लिए एक थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा क्योंकि जो मेरी जर्नी रही बड़ी छोटी जर्नी रही, मैं मानता हूँ अपने आप को। क्योंकि नेवी में रहकर मैं ये चाहता हूँ कि जो भी नेवी के बारे में, एयरफोर्स के बारे में या आर्मी के बारे में बताए तो उसको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। बट मैं आपको ब्रीफ बताता हूँ। नेवी की मेरी 85 में मैंने नेवी ज्वाइन करी थी और मैं 2000 में रिटायरमेंट, वॉलंटियर रिटायरमेंट ले ली। इसके बीच का जो पीरियड रहा लगभग मेरा 5 साल के करीब का ट्रेनिंग पीरियड रहता है। उसके बीच में मैं एक्चुअली कम्युनिकेशन ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रहा था देश की, और वो टॉप सीक्रेट ब्रांच होती है हमारी जी। उसमें बहुत कुछ होता है, जैसे मतलब एक इंटरनल मामला है तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। उसमें वो आपको पता ही होगा, एक कम्युनिकेशन मैंने कहा जी। तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से लेकर जी। ये सभी वार स्ट्रेटजी से लेके डी कोड, कोडिंग एंड ऑल दिस ऑल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस एक्चुअली। तो मैं वहाँ से एक शॉर्ट टर्म्स पूरा करने के बाद 15 साल में मैंने मतलब 10+ अराउंड ये सब मिलाकर मैंने उसको अलविदा कहा 2000 में। और उससे पहले मेरी जर्नी, यादगार जर्नी मैं नेवी की बताऊंगा। नेवी में मैंने डिसिप्लिन सीखा। नेवी से मैंने स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट किया। वॉलीबॉल को अच्छे लेवल पर मैंने नेशनल तो नहीं खेल पाया, बट मैंने चाहा, बट मैंने वहाँ से उसको विड्रा किया अपने आप को। और फिर मैं दूसरी जो एजुकेशंस अपनी कर रहा था कंप्लीट उनको किया। तो मैंने नेवी का सीखने लायक ये है कि जो भी डिसिप्लिन कैडर्स से कि आप एक अपने जीवन को शेप अप करते हैं वहाँ से, और समाज में आने के लिए आप प्रिपेयर्ड होते हैं। राइट। तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है डिफेंस का, ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। आगे मैं चला जाता तो शायद कर्नल ब्रिगेडियर तक चला जाता तो वो अलग बात थी, बट मैंने इसको बहुत पहले ऑप्ट किया था और मैं भी आस लेकर वापस आया। इसके फैमिली रीजन रहे क्योंकि मेरी वाइफ डॉक्टर थी तो उनकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो उनको आगे पढ़ना था, बच्ची छोटी थी, तो तमाम ये उलझने थी। तो मैंने कहा भाई अब कैरियर सेटलमेंट के लिए या तो मैं अपना करूं या फिर इनका देखूं। राइट। तो उनका भी कैरियर बहुत हाई है अपने प्रोफेशन में, राइट। तो इसलिए मैंने वहाँ से आया।
और वहाँ से आने के बाद मेरी दूसरी जर्नी शुरू हुई। अगर नेवी के बारे में आपको और कुछ जानकारी चाहिए जी। जहाँ तक मैं दे सकता हूँ, हाँ, तो आई विल ट्राई टू शेयर दैट। तो सर आपने जैसे नेवी में ज्वाइन अप किया, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपने किन एरियाज़ में, मतलब किन बॉर्डर्स पे आप ज़्यादातर किस सी लेवल में आप रहे, और वहाँ का आप कुछ बारे में इंसिडेंट बताना चाहें बिल्कुल वहाँ की? बताना चाहेंगे। जैसे हमारा ब्लू स्टार ऑपरेशन जी। 1988, ओके। ये सी का एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज था जिसका नाम ब्लू स्टार था। ओके। तो वहाँ हमारी जो समुंदर में एक्सरसाइज, बेसिकली मैं आर क्लास, एक आर क्लास जो हमारी जहाज हैं वो डिज़ाइन की हुई डिस्ट्रॉयर, ओके। रशियन हम्म। इज़ आर क्लास, वी यूज टू से आर सीरीज़ ओके। नेवी के। हम्म। तो वो डिस्ट्रॉयर क्लास है, तो डिस्ट्रॉयर क्लास में मैंने सर्विस की अपनी। हम्म। और वहाँ डिस्ट्रॉयर क्लास की जो वो ब्रास टैक एक्सरसाइज वगैरह हमारी चलती है, तो हमने ब्लू स्टार ऑपरेशन देखा। उसके बाद में सी एक्सपीरियंस रहा हमारा। हम्म। तो सी एक्सपीरियंस में हमारी यादगार यही है कि मैं देखता था कि हमारी एफिशिएंसी बहुत थी। जो हमारे डिस्ट्रॉयर, हम्म। जितने भी हमारी डिस्ट्रॉयर क्लास थी, वो समुद्र को ऐसे चीरते हुए जाती थी। पूरे समुद्र में जैसे जहाज जाता है तो पानी को ऐसे चीर देता, जिस इतनी स्पीड से जाती है हमारी हम्म। जहाज, बहुत अच्छी स्पीड से चलती हैं, बहुत अच्छा काम रहता है हमारा। हम्म। और जितने भी क्रूज रहते हैं हमारे बड़े डिसिप्लिन रहते हैं, सभी डिपार्टमेंट्स जहाज की बहुत अच्छी चलती हाँ, हैं। क्योंकि सर नेवी की ड्रेस भी वाइट, और वाइट ड्रेस उनका है। जो पूरा वर्क है वो बहुत ज़्यादा ग्रीस एंड चीज़ों में, तो वो भी अपने आप में मेंटेन करना इज वन ऑफ द लाइक बेस्ट डिसिप्लिन आई कैन सी। Yes, you are very right, because naval is known for the white dress. That is राइट। the dress code. हम्म। But in fact, our working rig is different. एग्जैक्टली। When we used to be on the work actually, so हम्म। there is a rig like blue pant and blue shirt. यस सर। हाँ। So that used to be there, but that is a working rig. But yes, in occasions or when you are at luxury kind, you don't have much movements. So that time you need to wear this white always, and the dress ceremonial, different dresses for the डिपेंडिंग ऑन द ceremonies, सेरेमनीज। depending on the ceremonies. But one dress, two dresses are very normal, three rather. So you can wear them, but unless you have been called for certain emergencies or certain working, so then you have to change your dresses ओके। accordingly. सो सर ये जर्नी जो आपकी एक नेवी से स्टार्ट हुई, आपने वॉलेंट्री रीज़न से आपने उसको आगे ऑप्ट किया, और आप फिर आगे पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना, सोशल एक्टिविस्ट की तरफ कंसिडर करना, सर ये इतना बड़ा जर्नी में चेंज का कोई कारण? हाँ, कारण कुछ नहीं रहा। बेसिकली मेरा पहले से ही ऐसा रहा कि जब मैं नेवी में था तो मुझे ज़्यादा, सर, एक्चुअली किसी एक ना वहाँ बंद कर रहना अच्छा नहीं लगता था कि किसी एक ही अधीन उसके काम करते रहो। मेरा रुझान था कि मैं खुला रहूँ, ऐसे स्वतंत्र टाइप, और लोगों को स्वतंत्रता दूँ और कुछ क्रिएटिव करूँ मतलब आप अलग से। एक्सट्रोवर्ट थे बेसिकली। अलग से एक्सट्रोवर्ट यू कैन से, और नॉट much confined to anything ki where the discipline is always on you. I had wanted to come out and to perform certain things which are good for the cause of the society. तो जब मैं बाहर आया तो 99 का मुझे याद है, 98 99 का जब कारगिल वार हुआ, तो उस टाइम मेरी जाखाऊ रीजन में मुझे एक मौका मिला जहाँ पर हमारा जो ये ट्रूप वगैरह लीड करने के लिए, और उससे वहाँ पर मैं नेवी की तरफ से हमारा टेंट था, बट एनी वो ज़्यादा दिन मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो वहाँ से पैकअप करके, वहाँ का डिसमेंटल किया, पैकअप करके जैसे हम लोग दोबारा आए, तो मुझे वहाँ पर मौका था कि मैं मर्चेंट नेवी में चला जाऊँ। ओके। मर्चेंट अगेन वाज द अट्रैक्शन एक्चुअली, बिकॉज रेडियो ऑफिसर्स वर पेड वेरी हाईली। तो वो वहाँ पर मैं सोच रहा था, बट वहाँ एक मेरा टर्निंग पॉइंट आया कि मैं जब मेंटेनेंस ऑफिसर रहा वहाँ पर स्टेशन पर, जिस स्टेशन से मैंने रिटायरमेंट ली जी। तो वहाँ सिक्योरिटी और ये मेंटेनेंस का काम हम लोग करते थे। तो सडनली मेरा एक रुझान मेरा जो अपना लगा ऐसा कि यार ये सिक्योरिटी भी अच्छा लुक्रेटिव है, तो सिक्योरिटी को इसको हम लोग कैसे, तो वहाँ पर मैंने ही टेंडर फ्लोट करवाए थे। इनफैक्ट आवर CEO, and I mean our higher, you can say commanding officer, executive officers and maintenance officers, they all involved in such processes. So it was a private tender. तो वहाँ मुझे ऐसा लगा कि ये काम भी अच्छा है वेलफेयर देखने के लिए, और वहाँ कुछ एक कैप्टन थे, उन्होंने मुझे इंस्पायर्ड किया कि सर you are a very dynamic personality, and if you go in a public, because I have seen you dealing with all the civilians here and there,
तो you can also come up with this. So then I really thought of it कि what it is, and I tried to understood it, and I understood कि भाई this is also good if it is so. वो फिर मैं धीरे धीरे वो वहाँ से उसको टेकअप किया, मैंने कहा चलो ठीक है, आई विल ट्राई ऑन इट। तो मैंने अपना आइडिया ड्रॉप किया, मर्चेंट का आई वाज क्वालिफाइड रेडियो ऑफिसर, तो वहाँ मैंने ड्रॉप करके फिर इस फील्ड में आया मैं, अपने सिक्योरिटी फील्ड्स। ओके। तो आई स्टार्टेड माय सिक्योरिटी सेटअप इन द ईयर ऑफ 2000, वेरी नेक्स्ट डे ऑफ रिटायरमेंट यू कैन से। बिल्कुल तो इट वाज सेट, तो मैं दे ही रहा था टेंडर्स लोगों को, मैं देख ही रहा था, मॉनिटर कर ही रहा था। तो वहाँ से वो लोगों ने मुझे भर दिया कि सर यू आर दिस, यू आर दैट। मैंने कहा चलो फिर इसको ट्राई कर लेते हैं। तो आई ट्राइड बिकॉज अदर थिंग, बिकॉज ऑप्शन वाज विद मी, इसलिए भी कि माई वाइफ वॉज अ डॉक्टर, शी वॉज एम्प्लॉयड, और आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, हार्डली 33 आई वॉज रनिंग इन। तो बहुत यंग था, तो मैं सोच रहा था कि अब कुछ ऐसा करूं ताकि फिर सबके लिए वेलफेयर काइंड मेरा एक एटीट्यूड रहा जी। तो उसके लिए मैं इस आया, और अब मैं पैन इंडिया काम करता हूँ उसमें भी, सिक्योरिटी अक्रॉस द पैन इंडिया आई एम वर्किंग फॉर द सिक्योरिटी। वाह। तो सर एक मिलिट्री लीडरशिप जो आपने नेवी में देखा, डिसिप्लिन एंड आपका उसकी तरफ एक रुझान, और एक जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इसमें कितना आप डिफरेंस फील करते हैं कि बहुत डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है, या नेग्लिजिबल डिफरेंस है? देखिए दो चीज़ें तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे हम लोग, मैंने जो वहाँ सीखा, 32-33 साल तक का जो मेरा कैरियर रहा, 18-19 साल से जी, उस कैरियर में मैंने जो सीखा था वो ये सीखा था कि जो तुम आप बोल देते हो किसी से, उसी को आप करते हो। और यहाँ ऐसा मैंने देखा कि जो आप बोलते हो वो ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं, कोशिश आप करते हो, डेविएशन होता है। तो एक फौजी मेंटलिटी का, या एक ना सच्चाई जो अपने आप में रखता हो, उस मेंटलिटी को इस मेंटलिटी से मैच करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक्चुअली। या तो उसको कहीं ना कहीं अपने आप को बेंड या मोल्ड करना पड़ता है, या फिर वो उसमें ढल जाए तो अच्छी बात है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे जितने सीनियर ऑफिसर्स जितने हायर चले जाते हैं, फिर वो पॉलिटिक्स से दूर हो जाते हैं। वेरी एक्सेप्शनली यू विल फाइंड लाइक जनरल बीके सिंह। आपने ऐसे बहुत कम आर्मी ऑफिसर्स देखे होंगे जो इस एज में और वो जनरल बनकर भी आए। तो आई वाज सरप्राइज कि वो कैसे आए। तो मैं जस्ट उनके बारे में तो अभी नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं आपको बोलता हूँ कि जनरली 90% ऐसा आर्मी वाले का मेंटल सेट नहीं होता है। मैं आपको क्योंकि उन्हें लॉ और ऑर्डर को फॉलो करने की आदत होती है, और यहाँ वो जब एक चीज़ें में कहीं ना कहीं डेविएशन देखते हो तो शायद वो उस चीज़ के साथ ओके नहीं हो पाते। मे बी दैट वुड बी अ रीज़न। नहीं, रीजन इज वेरी स्ट्रेट मैडम। वो उनका रीजन यही है कि जो आपने बोल दिया और उन्होंने उसका एग्जीक्यूट कर दिया। राइट। अब यहाँ थोड़ा उल्टा है। अब वो एग्जीक्यूट कर दिया तो फिर या तो उसके लिए फेस करो, तैयार हो जाओ। तो पॉलिटिकल तो क्या है, समय देखकर मौका देखकर बात करने वाली बात है जी। तो वहाँ ये नहीं है। तो उनको पता है सबको, तो वो एक उस लेवल पर जाते जाते रिजिड हो जाते हैं, वो नहीं आ पाते, नहीं आएंगे। आपने देखा होगा अभी तक, हाँ, तो बहुत हिस्ट्री कम है जी, तभी रेयर है तो उसको नहीं बोल सकते आप, हाँ। बट हिस्ट्री है, वो नहीं आ पाएंगे। उनका रीजन ही ये है। अब मेरा रीजन ये था कि आई वॉज वेरी यंग। अब 32-33 साल में आदमी मोल्ड हो जाता है। राइट। तो मुझे तो अभी ये भी याद आना पड़ता है, आजकल बोल रहे थे तो मुझे याद आया कि मैं नेवी में भी था। आई वॉज देयर इन नेवी। मुझे वो फॉरगेट हो जाता हूँ क्योंकि अब मैं उससे ज़्यादा तो 25 साल 26 का टेनवर मेरा यहाँ हो गया। राइट। 2026 है जी, 2000 में आया हूँ मैं जुलाई में। 26 साल से आप इस तो 26 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। तो इस फील्ड में आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। अभी वहाँ का तो बहुत। तो सर आपके हिसाब से क्या एक सर्विसमैन, नॉट ओनली फ्रॉम द नेवी, आर्मी, या किसी भी सोशल सर्विस में जो हों, या आपके किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स में हो, तो क्या उन्हें पॉलिटिक्स में आना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेटेड लोग अगर आएंगे तो दैट्स अ डिफरेंस। मुझे ऐसा लगता है कि उनको बिल्कुल आना चाहिए, बट अब उनको आने के लिए एक गवर्नमेंट को एक एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। अब प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट देना चाह रही है, जैसे एक्स सर्विसमैन सेल लोग जनरली क्रिएट कर रही है, बीजेपी कांग्रेस, बट उसकी एक लिमिटेशंस हैं। जैसे मुझे ऑफर मिला कि आप इस सेल में काम करिए, एक्स सर्विसमैन सेल जी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने हायर कमांड को कहा, ठीक, बीजेपी को कहा सपोज, या कांग्रेस को भी कहा, ठीक है, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। बोलता क्यों? मैंने कहा अगर करना होता तो मैं वहीं करता उसको।
जहाँ से मैं आया हूँ और जिसके लिए आप मुझे बोल रहे हैं एक्स सर्विस मैन में आ जाओ। यही फिर मैंने अपने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, देश की सबसे प्राचीन संगठन, हाँ। जब उसमें भी बात आई कि सर एक्स सर्विस मैन को लीड करो आप जी। मैंने बिल्कुल नहीं करूँगा। बोला क्यों? मैंने कहा मैं आया इसलिए हूँ कि मैं जनरल पब्लिक को लीड करूँ। एक्स सर्विसमैन को क्या लीड करना है? वो तो सेल्फ लेड आदमी है। बिल्कुल, दे आर सेल्फ लेड एक्चुअली, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है वो। व्हाट यू वांट टू लीड देयर, व्हाट यू वांट टू शो टू देम। राइट। आपको वैसे ही मैंने कहा उनके कैडर को आप रखना है तो उसके लिए क्रिएट कर दो। किसी कर्नल को, किसी ब्रिगेडियर को डाल देते हैं, उनकी हायरार्की में वो लीड होता रहेगा, चलता रहेगा, वो उनके ग्रीवेंसेस वगैरह देखें। राइट। बट मेरा तो एक पॉइंट ये कहाँ से कट जाता है कि मैंने कहा मैंने कभी इस चीज़ को आगे ले जाना होता मैं तो पीछे लाया इसको। बिल्कुल। और मैं दूसरी तरफ से राउंड करके आया हूँ। तो मैं तो जनरल लीडर बनना चाहता हूँ। मैं ये नहीं, मैंने कहा एक्स सर्विसमैन का टैग है, बहुत अच्छी बात है, मेरे फादर एक्स सर्विसमैन रहे, हमारा ब्लड है वो ठीक है, हमारा खून है, मैं राजपूत हूँ, हमारा खून है वो चलता रहेगा। मैंने कहा भतीजा चला जाएगा, कभी बेटी चली जाएगी, कभी कोई ना कोई चला जाएगा। बट मेरा अपना व्यू है कि भाई आर्मी के लिए आप क्यों कन्फाइंड हो? आर्मी के लिए आप कन्फाइंड मत होइए। आर्मी के टैलेंट्स आप इनको नर्चर तो हैं ही ये, इनको सिर्फ आपको एक्सपोजर देना थोड़ा सा प्लेटफॉर्म की बात है। और जहां आर्मी वाले को आप लगा देंगे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100%, बट 80-90% आपको रिजल्ट मिलते हैं। डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आता है, कहीं भी लगा दो। पर प्रॉब्लम ये है कि झूठ नहीं बोल पाएंगे और ये सब और नहीं अकाउंटेबल होंगे सर, सबसे इम्पोर्टेंट। अब ये प्रॉब्लम आ जाएगी लीडरशिप को आगे। अब लीडर वो कैसे लीडरशिप करेगा? उसको तो भाई जनता को देखकर अपना सब बदलना पड़ता है, वहाँ मुश्किल समय और परिस्थिति देखनी होती है, वहाँ मुश्किल हो जाएगा परिस्थितियों को संभालना उनके लिए। सर थोड़ा सा हम भारतीय क्षत्रिय समाज के बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे, तो उसके बारे में आप बताएं। आप कि क्या पूछना चाहते हैं क्षत्रियों के बारे में? सर मैं जानना चाहते हैं कि आज उनका क्या रोल है और किस तरीके से ये जो पूरी कम्युनिटी है, ये आने वाले जो न्यू लीडर्स हैं या न्यू राजपूत्स हैं या जो इस फैमिली में और ऐड हो रहे हैं, उनके लिए क्या एक रोल है, हाउ इट इज वर्किंग, ऑपरेशंस कैसे हैं? राजपूत पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहेंगे या पॉलिटिकली या समाज के पूरे? सर समाज के दायरे से। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे लीडरशिप है तो आज राजपूतों की लीडरशिप 0 है आज की डेट में। ओके। जहाँ तक पॉलिटिकल बात है तो राजपूतों की लीडरशिप जो होती थी तो मैं समझता हूँ अभी 0 है। आप पार्टियों के हिसाब से सभी जगह देख लो, राजपूतों के पूरे स्टेट वाइज देख लो, लगभग 0 नज़र आती है। अब बात यह है कि उसको आगे लाने के लिए देखिए, राजपूत जो स्वाभाविक रूप से एक ऐसे, आपने देखा होगा कि जो बाहर हुए या बाहर लड़ते रहे हम लोग, या अब आर्मी में रेजिमेंट्स आप देख लो, है ना, जितनी भी रेजिमेंट्स हैं जो राजपूत नाम से हैं, उनको देख लो आप। और दूसरा जो हमारे वॉरियर रहे, हमारे गुलामी से पहले जो वॉरियर रहे, देश आज़ाद हुआ तो उससे पहले जो हमारा रियासतें थी, तो उन रियासतों को जो गार्ड कर रहे थे हमारे जो वॉरियर, हाँ जी, महाराणा प्रताप से लेके आपने सब इनको देख लो, पृथ्वीराज चौहान से लेके हाँ, तो ये सारे कुंवरबीर ये सब आपने देखा ही होगा इतिहास। तो अब ये है कि इनके जो ब्लड है हमारा राजपूतों का, एक तो लीडरशिप में काम करने वाला ब्लड है, दूसरा सच्चाई, निडरता, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाज का है ना, मैं आपको बताऊं, आज तो मैं काम कर रहा हूं, पिछले समझो आप 2012 से काम कर रहा हूं मैं राजपूतों के बीच पूरे देश में, और ऊपर वाली सीट पर काम कर रहा हूं, है ना, कोऑर्डिनेशन है तो ऊपर वाली सीट है। अब मैं नीचे से भी देखता हूँ, ऊपर से भी देखता हूँ, सारे राजपूतों के संगठनों को भी देखता हूँ, करणी सेना, श्री करणी सेना, तमाम इस प्रकार की 25 से 27 संगठन को मैं क्लोजली देखता हूँ और बात करता रहता हूँ। अब मेन मुद्दा क्या है राजपूतों का? राजपूत ईगोइस्ट हैं एक्चुअली, थोड़े से स्वाभिमानी होते हैं। जहाँ उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो छटक कर चले जाते हैं ना, बिल्कुल, वो कौम ऐसी है। अब उनको रिस्पेक्ट दे दो, उनको ये काम करवा लो तो वो अच्छा काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है उनका कि वो पक्षपात नहीं करते ज़्यादा। जब राजपूत कोई कुर्सी पर होगा ज़्यादातर, तो ये नहीं है कि वो राजपूतों को लाकर वहाँ इकट्ठा कर रहा सबको। आप एडमिनिस्ट्रेशन में देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, बट वो नहीं होता है। उसको हमेशा ये भाव रहता है कि यार ये आदमी कौन सी कास्ट का, नहीं,
इसको उठाओ ऊपर, सब कम्युनिटी को लेकर चलो। तो राजपूतों का सबसे प्लस पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगा, जहाँ तक राजपूतों को मैंने समझा अभी तक 15 साल में, ये जो मेरे 14-15 साल जो टॉप पोस्ट है कोऑर्डिनेशन की, तो मैं उसको काफ़ी दिनों से कैरी कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ, और सभी संगठनों में इस बात को मैं रखता भी हूँ कि तुमको तुम्हारा प्लस क्या है लोगों का, तो वो यही सब बोलते हैं और मैं तो देखता ही हूँ, और मैं उसको ऑब्जर्व भी करता हूँ कि कहाँ अन्याय कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा, और कितने % में कर रहा है, किस लेवल पे बायस किस लेवल पे बायस है, और कहाँ है और क्यों है। राइट। तो वो उसका रीजन जरूर होगा, अदरवाइज वो राजपूत ये करता नहीं है, मैं आपको बताऊँ। हाँ बिल्कुल, उनकी लीडरशिप तो इनके क्वालिटीज लिए हैं। लीडरशिप जरूरी है, बट वो खत्म हो रही है देश में। आप देख लीजिए कहीं का भी, पूरे उठाकर खुद ही देख लीजिए। जी बिल्कुल। तो अब वो राजपूतों के बारे में और क्या जानना चाहती हैं आप, बताइए। नहीं सर, वही मैं बेसिकली जानना चाहता कि बिकॉज उनकी लीडरशिप, उनकी ब्रेवरी की गाथा तो सबने सुनी। हाँ अब कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेशन विड्रॉ हो रहा है, जिसका आपने एक रीज़न बताया। अब देखिए, मैं तो जनरल वी.के. सिंह की बात कर लेता हूँ। जी। अब जनरल वी.के. सिंह वॉज वेरी गुड लीडर, और जब यहाँ आए तो उनको एक स्टेट का दर्जे का राजा दर्जा देकर उनको अभी ही इज नो मोर इन पॉलिटिक्स, राइट। व्हाट आई अंडरस्टैंड। अब जनरल वी.के. सिंह जैसा एक लीडर, और जिसको लीडरशिप का पता है एक्चुअली, ऑब्वियसली ही इज अ, हाँ, आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो कैसे उन्होंने फ्रंट में आकर काम किया, और फिर को सक्सेसफुली उसको लेकर फिर यहाँ भी उतरे, पॉलिटिक्स में भी। जब बाहर आया, अन्ना आंदोलन था, और ये सारे केजरीवाल आंदोलन, अन्ना आंदोलन, ये सब आंदोलन हुए, तो उस टाइम भी उन लोगों ने जनरल वी.के. सिंह को आगे रखकर ही अपना मोहरा बनाया, एक्चुअली फेस बनाया। आपने देखा होगा उस मोमेंट को भी। तो उस टाइम बेसिकली देश को एक बड़े अच्छे लीडर की जरूरत थी, जो करप्शन फ्री हो, जिस करप्ट नहीं हो। तो देश उसकी तरफ देख रहा। तो केजरीवाल जी उसमें विकल्प बन गए कि एंटी करप्शन लीडर है वो, एंटी करप्ट है वो। हाँ जी। तो वो उसने उसको भुना लिया उस टाइम, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर इन्होंने करप्शन के दाग लगाना शुरू किए। शीला दीक्षित थी, तो उनको इन्होंने पूरी तरह से सेल आउट किया, जो करना चाहती थी इनकी मार्केटिंग टीम। बट फाइनली जो जनरल वी.के. सिंह का जो एम था वो तो डिफीट हुआ ना, बिल्कुल, क्योंकि वो लीडर था तो, और जनरल थे, उनका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव तो था। हालांकि मैंने एक जगह मिले भी तो मैंने ये भी कहा कि मैंने, भाई साहब आपने थोड़ा सा बड़ा हल्का चूज कर लिया, क्योंकि इससे लीडरशिप जो हमारी डिफेंस की वो प्रभावित होती है। बिल्कुल, अगर आप लॉन्ग टर्म्स में जाओ तो हमारे जो वो और टॉप इम्पैक्टफुल नॉच होता है। हैं वो प्रभावित होते हैं उससे। अगर वो हमारा टॉप होम मिनिस्ट्री या फिर प्राइम मिनिस्ट्री के लिए तो मैं नहीं बात कर रहा हूँ, बट उनको एक बड़ा सम्मानित वो मिलना दर्जा। चाहिए था, और वो मिला नहीं उनको। हमारे, मुझे तो एक ग्रज है इस चीज़ का, और दुख भी है, और ये भी दुख है कि उनको आना ही नहीं चाहिए था ऐसे। और ये भी है कि अगर वो उस टाइम अगर अपनी पार्टी फॉर्म कर देते तो मुझे लगता है कि देश के लगभग 60% लोग उनकी तरफ चले जाते, क्योंकि उनको लीडर की जरूरत थी एक्चुअली। तो हो सकता है केजरीवाल विकल्प नहीं होता तो जनरल वी.के. सिंह विकल्प होता। ऐसे टर्न पर एक राजनीति थी उस समय। मैंने कहा भी भाई साहब ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है देश का। अगर सर, यहाँ उनका एक शायद पर्सनल लेवल एक्सेप्टेंस थी कि उन्हें लगा कि शायद दिस इज नहीं, वो एक्चुअली क्या, हमारी जो फौजी मेंटलिटी है, कहीं ना कहीं मैंने पीछे से सोचा इस चीज़ को कि एक जनरल होके तो इनकी बहुत बड़ी मेंटलिटी होनी चाहिए, मेरे से तो 100 गुना बड़ी होनी चाहिए। बट जो हमारी फौजी मेंटलिटी है वो कहीं ना कहीं हमें रोक देती है, कन्फाइंड कर देती है, कुछ एक सीमित ऑर्डर तक ही काम करने को बोलती है एक्चुअली। ओके। और जब आप इंडिपेंडेंट खड़े होते हो कहीं से, तो आपको सारा भार आ जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अराउंड, ऑल द प्रो कॉन्स, देन यू हैव टू मेक द एक्सपेंसेस, देन यू हैव टू do so many things out of the actually, राइट। and that is not feasible in this scenario. The person comes from a cadre, and the state way he cannot, that's what I understood, कि the state way he cannot spread his beings altogether. That's what, because the habit is to follow some certain orders, work in a confined, so that's what I understood actually. Maybe I wrong, but this was my perception about it actually. राइट। सर, हम थोड़ा सा, जैसे हमें पता है कि आप MP रहे कांगड़ा से, आपने इलेक्शन के लिए MP का इलेक्शन लड़ा, राइट, अपने MP के लिए नॉमिनेटेड थे आप कांगड़ा हिमाचल से। सर, अगर मैं ब्रीफली आपसे जानना चाहूँ तो ऐसे क्या 5 पॉइंट्स आप बताना चाहेंगे कि जहां आपको लगता है कि अभी हिमाचल में डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है, कि इन 5 एरियाज़ में हिमाचल की डेवलपमेंट अभी सबसे ज़रूरी है? देखो, सबसे पहले तो हिमाचल का जो मैं समझता हूँ छोटी सी पॉलिटिक्स हिमाचल की,
ऐसा है कि हिमाचल में 12 राज्य हैं, हम्म, जिला, सॉरी 12 जिला है। हमारा जिला है जी। हाँ जी। तो अब 12 जिले हैं, तो इनकी जो टोपोग्राफी देखेगा जियोग्राफिकली, हम्म, तो इसमें से आपको लगेगा कि 4-5 जिला जो हैं वो निचले लेवल पर हैं, हम्म, और बाकी के सारे जिले थोड़े से अप स्टीप्स डाउन हम्म, ऐसा करके उबड़ खाबड़ ये वो हम्म, भौगोलिक। और भौगोलिक दृष्टि से आप देखेंगे तो अनंतपुर, हम्म, इलाहाबाद, और तीसरे नंबर पर कांगड़ा लोकसभा है, हाँ जहाँ की जी, 16 विधानसभा है ओके, क्षेत्रफल में। ठीक है। और वहाँ की जो डेवलपमेंट की जहाँ तक मैं जब अपना चुनाव लड़ा तो उस समय का जो मेरा आंकड़ा था कि जितने भी एमपी वहाँ से अभी तक के हुए थे, हम्म, वो एमपी अपने फंड का हम्म, कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाया था। जो एमपी फंड होता है ना, हम्म, उसको कोई भी यूटिलाइज नहीं कर पाया था, जो मेरे पास आंकड़ा था। ओके, तो मैं उससे बड़ा असहज था कि ये कैसे संभव कि है? ये क्यों नहीं करते हैं काम। हाँ, और मैं बिल्कुल। कहीं भी देखता था उनकी उपस्थिति नहीं थी जनता में। हम्म, तो मैं ये कहता था क्या एक एमपी की सीट यहाँ वेस्ट है क्या, हम्म, क्यों ऐसा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था वो देखकर, काफ़ी आई वॉज वेरी सरप्राइज। हम्म, तो मैं जनता से क्वेश्चन पूछता था, करता था हम्म, कि मैंने कहा ऐसा क्यों कि आपका एमपी यहाँ नहीं आता और हम्म, वो अपना फंड नहीं यूज इस्तेमाल कर कर रहा, पाता। तो मुझे पता चला कि ये जो पार्टी कैडर है हम्म, ये एमपी के ऊपर डिपेंड ही नहीं है एक्चुअली। ओके, वो है नीचे एमएलएस, हम्म, उनके कॉरपोरेटर्स, हम्म, उनके ऊपर डिपेंड रहता पूरा। जहां वो बोल देते हैं वो काम करते रहते हैं। वोट के टाइम पर मोदी जी की आया लहर तो खड़ा कर दिया और वो जीत गया। ओके, तो ऐसा होता था, तो मैं उसको हम्म, बदलना चाह रहा था। पहला रीजन तो ये था हम्म, कि मैं चाह रहा था कि एज ए एमपी यहाँ पर कांगड़ा चंबा का और राजपूत कैंडिडेट कभी बना नहीं था वहाँ से। हम्म, तो मैं चाहता था कि वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है और हमारी जो जनगणना 43% है, अब ये बोलते हैं कि आप 38 पॉइंट समथिंग है, हम्म, तो भी 38 पॉइंट समथिंग है, तो भी एक बड़ा हम्म, जनाधार है। नंबर है बिल्कुल। तो बट वो कांगड़ा और चंबा सबसे बड़ा एक लोकसभा क्षेत्र था, वो उसी में एमपी हमारा नहीं देते थे राजपूत। अब हम्म, मैं सोचा कि मैं जाऊंगा तो मैं राजपूत कैंडिडेट हूँ, हम्म, तो यहाँ से कुछ काम करने का मुझे था कि जैसे मंदिरों में वहाँ पर कुछ ऐसे कनेक्टिविटी इशू थे। हम्म, तो मैं चाह रहा था कि ये पीछे जो शराब का जो व्यापार है या मीटों की दुकानें हैं या देह व्यापार है बाजू के, जहाँ टेम्पल्स के प्रीमाइसेस के राइट, इर्द गिर्द मैंने काफ़ी कंप्लेंट्स करी। हम्म, एक तो मेरा सबसे बड़ा वो था कि इसको, इस परिवर्तन को मैं लाऊं। दूसरा क्या था कि कांगड़ा में नशा बहुत फैल रहा था। ओके, तो नशा फैल रहा, तो नशा पंजाब से सटा हुआ एरिया है हमारा, बिल्कुल, तो उस एरिया से पूरा आता है। तो मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर एक बड़े लेवल पर काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि पंजाब तो पहले ही नशे से प्रभावित था, पूरा अफेक्टेड था। जी। अब वहाँ से पूरी सप्लाई यहाँ थी, तो कांगड़ा के बच्चे नशे की चपेट में थे। तो मैं स्ट्रॉन्ग अब बैरियर क्रिएट अब करने मैं की सोच ज़रूरत रहा थी। था कि यहाँ पर जो लीडरशिप है, हम्म, तो या तो स्टेट लीडरशिप को करना चाहिए, बट स्टेट लीडरशिप नहीं कर पा रही, तो सेंट्रल से प्रेशर डालकर हम्म, कोई ऐसा आदमी जाए कि जो थोड़ा सा इसी, एक एमपी तो बहुत बनते हैं, देयर आर जी, सो मेनी एमपीज एंड दे ऑल हैव द लीगेसी देयर ओन, आई मीन वे। बट मैं चाह रहा था कि फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज आल्सो, इफ आई ट्राई टू सप्रेस दिस और टू कर्व इट आउट, तो आई विल ट्राई एंड आई विल गो ऑल आउट टू डू दिस, आई मीन वन इशू, और टू मेजर। थर्ड मेरे अपने इश्यूज थे कि जैसे चंबा जैसा जो बैकवर्ड टाइप का एरिया, आ जाता है, तो उसमें ना फैसिलिटीज़ जैसे एम्बुलेंस की कनेक्टिविटी बहुत बेकार थी, या हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी। हम्म, तो मैं हेल्थ बैकग्राउंड से भी आता हूँ, क्योंकि माय वाइफ शी इज़ ए कार्डियोलॉजिस्ट, यस, माय डॉटर इज़ आल्सो एमडी डॉक्टर। हम्म, अब मैं चाह रहा था कि धीरे धीरे इस कनेक्टिविटी, इसको जो गैप है इसको भी पूरा किया जाए। तो उसके लिए मैं एक रूपरेखा मॉडल्स हम्म, लोगों के साथ मिलकर बना रहा था हम्म, कि इस कनेक्टिविटी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हम्म, और छोटे छोटे इशू तो बहुत है गांव से अटैचमेंट के, कि बिल्कुल, गांव में कैसे कनेक्टिविटी की जाए, कम्युनिकेशन कैसे बढ़ाई जाए, बच्चों को स्कूलिंग, फिर वहाँ ट्रेनिंग व्यवस्था, ट्रेनिंग स्कूल्स जैसे। थर्ड था मेरा कि बच्चे वहाँ के जो बेरोजगार हैं हम्म, उनको यहाँ जैसे आपके इंडस्ट्रीज़ हैं, जी, इंडस्ट्रीज से जैसे मैं पूरे देश में मेरी हमारी सिक्योरिटी प्लस मैं ये अपने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का कर, कोऑर्डिनेशन कर रहा था। हम्म,
तो इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ के मिल रहे थे सपोज, तो उनको यहाँ के बच्चों से कैसे कनेक्टिविटी दी जाए, या उस इंडस्ट्री के अनुरूप वहाँ के बच्चों को कैसे उसको टीचिंग ट्रेनिंग मॉडल्स ओके। देकर, या कोई ट्रेनिंग स्कूल की व्यवस्था वहाँ पर ट्रेनिंग प्रशिक्षण संस्थान बनाकर, तो उनकी मतलब इस तरह का जो प्रोजेक्ट है उसके बच्चों को कैसे तैयार किया जाए और फर्दर उनको काम के लिए तैयार किया जाए। सर हम साथ में एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे हिमाचल के इलेक्शंस में जो इस समय करंट में गवर्नमेंट भी है, ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत ज़्यादा वहाँ पे रुझान है। ऐसा क्यों कि ओल्ड पेंशन स्कीम मतलब हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? दरअसल क्या है कि हिमाचल के जो लोग हैं वो सर्विस, क्योंकि वहाँ बिजनेस का तो ज़्यादा स्कोप नहीं होता है, हाँ जी। हिली एरिया में, तो एक पेंशन का एक जरिया होता है लोगों के पास, और पेंशन के ऊपर वो अपनी एक सैलरी के ऊपर रहते हैं मोस्टली। और जो थोड़ा बहुत उनके हिमाचल का ना, ऐसा आपको सुना होगा, कोई भीख मांगता हुआ नहीं मिलता था हिमाचल में। सर मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे, पेंशन के लिए बहुत सारी स्कीम्स भी होती हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स और थ्रू गवर्नमेंट और इवन थ्रू प्राइवेट इंडिविजुअल्स। क्या पेंशन को उसमें भी ले सकते हैं? प्राइवेट में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि आप पेंशन स्कीम को अलॉट कर सकते हैं, तो उसकी तरफ क्यों नहीं, एंड वाई वेरी गुड फॉर द गवर्नमेंट पेंशन? एक्चुअल में देखिए, एक वहाँ का मेंटल माइंड सेट है, हाँ वही मैं जानना चाह हिल रहा एरिया का, उसको समझना बड़ा मुश्किल है बाहर के लोगों को। बट मैं उस हिल एरिया से आता हूँ। जैसे मुझे अगर माना बिजनेस का ऑफर दे दो, आप बोलेंगे मुझे 4 लाख देंगे आपको, आप यहाँ काम कर लो। ठीक है। और आर्मी में जाने के लिए या कोई सर्विस गवर्नमेंट की करने में मुझे बोलेंगे भाई 60,000 मिलेंगे, और मेरे माँ बाप को पता चल गया या मेरे आसपास के लोगों को पता चल गया, ठीक है। तो उसमें से 80% लोग होंगे, यार तू कहाँ जा रहा है, 4-5 लाख आज है कल नहीं है प्राइवेट। वो अभी तक वो कंसेप्ट चल रहा, अभी तक चेंज नहीं हुआ। इसलिए जो भी चाहते हैं वो गवर्नमेंट के ही थ्रू चाहते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब का रुझान ज़्यादा है। बिल्कुल 101%। तो इसकी जो मेंटलिटी बनी हुई है अभी तक, जो मेरी जनरेशन है, अभी तक मेरी जनरेशन की जो 50 और 60 साल के बीच में है, और मैं कह रहा हूँ कि 40 साल के ऊपर के जितने भी हैं, उनको आप मोटिवेट नहीं कर सकते इसके लिए, वो पक्का लड़ेंगे इसके लिए पेंशन के। और जो न्यू जनरेशन है, हाँ 40 साल से नीचे थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं कि भाई ये फ़ायदा किस में ज़्यादा है, वो थोड़ा समझने लगे। बट 40 साल से ऊपर कोई नहीं समझेगा यार, बिल्कुल नहीं समझेगा 90%। क्योंकि मैंने डीपली से देखा है आपने। हाँ, मैंने जब 2 साल काम किया अपने इलेक्शन के लिए, तो मैं यही देखता था कि ये 35 साल से ऊपर है, इनकी मेंटलिटी क्या है। ये जो नीचे वाले हैं 18 साल के ऊपर, इनकी मेंटलिटी क्या है बेसिकली, और उसका इनको किन चीज़ों का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, किन चीज़ों का नहीं पड़ता। वोट देना तो कैसे देंगे ये, इनसे वोट लेना तो क्या कर सकते हो आप, ये कैटेगरी वाइज। तो मैंने वहाँ तो का क्या सर ये मेंटलिटी इस चीज़ को भी इफेक्ट करती है कि उनका जो पर्सपेक्टिव है कि पहली एक ड्राइव कांग्रेस, अदर ड्राइव अदर पार्टी, ये माइंडसेट क्या उसी का एक आंसर है? नहीं, उसी का हिस्सा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि जैसे मेरा घर है हिमाचल का, मैं अपने घर से बोलता हूँ तो आप सब समझ जाओगे। मेरे घर में मेरे ताऊ जी जनसंघ के कट्टर थे, ठीक है जी। ठाकुर दिलीप सिंह। मेरे पिताजी कांग्रेस के कट्टर रहे, इंदिरा गांधी से बहुत प्रभावित रहे हमारे ठीक है जी। लोग जो हैं। तो अब वो उनको ये समझ में नहीं आती थी कि एक लेडी इतना चिल्ला रही है और इतना सब कुछ फ्रंट लीड कर रही है, ये सब कर रहा, तो घर में द्वंद्व हो जाता है उधर। तो मतलब 2 लीडरशिप तैयार हो गई आपके एक घर में। बिल्कुल। अब वो 2 लीडरशिप का कंसेप्ट है, उनके बच्चों ने, हमने ले लिया। जैसे मैं प्योर फौज में गया तो मैं प्योर आरएसएस काइंड का कैडर हूँ एक्चुअली, आप अंदर से आपको बता रहा हूँ। भले मैं आरएसएस की क्लास लगाऊं नहीं लगाऊं, बट मेरी क्लास अपने आप में आरएसएस की है, जो लगाती है उससे ऊपर की है एक्चुअली। क्योंकि हम तो मरने को तैयार होंगे, बट ये मरेंगे नहीं मरेंगे वो बात की बात है। बिल्कुल। बट कोई फौजी घर भी आ जाएगा, उसको पता चल जाएगा, चाहे वो भले 3 साल रहा हो 4 साल रहा हो, बट उसकी मेंटलिटी वैसी आ जाएगी कि मरो या करो, राइट, है ना। तो वो मेंटलिटी अभी इन्होंने फेस तो किया नहीं, मरो करो आरएसएस वालों ने, ऐसा मुझे नहीं पता, कभी किया नहीं है। बट हमारे फौजी जरूर तैयार हो जाएंगे, ये होंगे मरो करो के लिए, तो पता नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया इनके ऊपर। बट मेरी वैसी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस और वहाँ जो बीजेपी का है वो घर से ही है एक्चुअली, क्योंकि ये घर में 2 लीडर हैं तो 2 में बंटा हुआ है।
तो अगर आपने इस बार इधर वोट दे दिया तो दोबारा मैं बोलूँगा ताऊ जी इस बार इसको जिता दिया, अभी मुझे जिताना, तो ताऊ बोलेगा हाँ बेटा तू भी मेरा भतीजा है। तो ये ही है सबसे बड़ा जो फैक्टर है, उधर वो कोई फैक्टर नहीं है। हम क्योंकि नॉर्मली 90% जितना भी देखा गया अभी तक हिमाचल में हमेशा ऐसा होता है, एक बार इधर एक बार इधर एक हाँ, बार इधर। यही कारण है इसका। एक घर में 2 लीडर हैं, हाँ वही एक वही। कांग्रेस का, दूसरा बीजेपी का है, और दोनों बराबर के हैं। तो सर आप जैसे वहाँ पे देख ही रहे हैं, अब नेक्स्ट ईयर वहाँ इलेक्शंस भी हैं। हाँ बिल्कुल है। तो अभी जो ऑलरेडी रूलिंग पार्टी ने प्रोपागेंडा दिया कि हम इतनी जॉब्स देंगे, बिजली देंगे और भी चीज़ें हैं, किस लेवल पे फुलफिल हुआ सर? देखिए एक सुखविंदर सिंह सुक्खू, जी मैं क्लोजली जानता हूं उन सभी को क्योंकि मेरे क्षेत्र के हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो वो बहुत एक जुझारू लीडर है, शुरू से निडर और जुझारू लीडर है। बहुत अच्छा कार्यकर्ता, जो नीचे ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता हो, है ना। पहली बार वो सीएम बना, कोई मंत्री इससे पहले बना नहीं है, ये भी आपको पता होगा शायद। अब उसकी गवर्नमेंट तो थी नहीं, वहाँ पैसा वैसा था नहीं, फिर वो बड़ा जुझारू है, उसके जुझारूपन से ही और लोकप्रियता है उसकी वर्कर में एक्चुअली, उससे वो अभी तक टिका हुआ है। ओके। अब जो ये जो स्कीम्स, ये जो उसने डिक्लेयर किया है, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, जो भी डिमांडें लोगों की है वो तभी मिलेगी जब पैसा उसके पास होगा। बट फिर भी देखो कितनी चतुराई के साथ उसने अपना अभी तक कार्यकाल खींचा है, अभी तक तो गिरा नहीं है। नहीं तो बीजेपी गवर्नमेंट है हमारी, तो हम तो कभी भी गिरा देते हैं किसी को भी कहीं भी गिरा देंगे, बट वो क्यों नहीं गिरा अभी तक? अकेला कार्यकर्ता वो बोलता क्या है, मतलब आई डोंट नो, मतलब इतना अच्छा स्पीच या इतना इम्प्रेसिव स्पीच भी नहीं है जो आपने सुना होगा बोलते हुए। तो हमारे लोग बोलते हैं बहुत इम्प्रेसिव बोलते हैं, बहुत बड़े अच्छी स्पीच है हम लोगों, क्योंकि कैडर है तो वो स्पीच ही करवाता है, बोलता रहता है, ये सब करते रहते हैं। बट वो अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ कि सुक्खू का जो स्पीच है और बाकी का देख लो, आपको खुद पता चलेगा कि कितनी अट्रैक्शन है स्पीच में। बट वो काम में जितनी हम बोलेंगे उससे ज़्यादा उसकी काम में अट्रैक्शन है एक्चुअली, जो फैक्ट है। बिल्कुल। वो जनता देख रही है और वो कर रहा हो, निभा रहा अभी तक। तो ये जो है आगे पक्का हार जाएगी कांग्रेस, नो डाउट, कितना भी कर ले। क्योंकि जो उन्होंने प्रोपेगेंडा थे, ओपीएस उन्होंने लिया है, बट जॉब्स का मुझे नहीं लगा कि अभी शायद वो आंकड़ा पूरा हुआ जो उन्होंने ऑफर आउट किया। सेम चाहे इलेक्ट्रिसिटी का, चाहे मिनिमम सेल्स पर एमएसपी का। तो वही मैं आप जानना चाह रहे थे डीपली आपसे कि आपको क्या लगा कि 4 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं, तो उन्होंने किस लेवल पर इसको अटेन किया या फुलफिल किया अभी तक? अभी तक तो ये समझ लो आपकी 40% के करीब पहुंचा, 40-45% जो उसने कमिटमेंट किए वहाँ कई जगह पहुंच गया, बट मेरे ख्याल से तो 45% तक पहुंच गया। ओके। अपने बल पर अकेला पहुंच गया वहाँ पर फिर भी अगर मानो 60-70% भी आते हैं तो भी वो हार जाएगी कांग्रेस आगे इलेक्शन में। क्योंकि अब देखिए क्या है कि वहाँ भी एक लीडरशिप है, बट बहुत बड़ा खाली है, एक वैक्यूम है कांग्रेस में भी इस वक्त। ओके। तो उसकी वजह से वो पक्का हारना निश्चित है उनका। ये भी है कि हिमाचल 5 साल फिर दूसरे की बारी आती है, तो जो बाकी मैंने आपको जो इक्वेशन समझाई है, तो फिर वो सिस्टम जागृत है, अभी पूरा तैयार है। हाँ राइट। और वो भी अंदर से तैयार है कि ऐसा ही होता है। ऐसा होता है, उसको पता है, तो वो होना है। बट 5 साल खींचना बहुत बड़ी बात है उसके। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो आप देखिए, क्रक्स ऑफ द पॉइंट है उसका। जी सर, जैसे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, हाँ जी। हिमाचल में हमारी सारी माताओं के मंदिर हैं, चाहे ज्वाला जी, चिंतपूर्णी। हाँ जी। तो जैसे धीरे धीरे उत्तराखंड में टूरिस्ट का अब रुझान बढ़ता जा रहा है। अगर हम केदारनाथ की बात करें, हरिद्वार की बात करें, बद्रीनाथ की करें, ये सारा जो एरिया है बहुत हाईली टूरिस्ट में अटेन हो रहा है। सो सर, इस तरीके से हिमाचल में ज़्यादातर शिमला मनाली के अलावा हमारे जो टेम्पल एरियाज़ है या रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो उस लेवल पे क्यों नहीं टूरिस्ट हो पा रही हैं? एक्चुअल में जो एक्सेसिबिलिटी की बात होती है, हाँ जी। तो उत्तराखंड चारों तरफ से एक्सेसिबल है एक्चुअली। हाँ और जी। हिमाचल के लिए अगर आपको माना शिमला जाना है, तो शिमला के लिए अलग रूट है, उसी से आप हाँ, जाओगे। चंडीगढ़ के थ्रू जाएंगे। चंडीगढ़ के थ्रू इजी पड़ता लोगों जी। को। और अगर माना कांगड़ा जाना है तो कांगड़ा के लिए कांगड़ा में एंट्री करनी पड़ेगी, तो ऊना से जाना पड़ेगा या पठानकोट से। तो वो एक सीधा थोड़ा सा लोगों को इतना एक कटा हुआ है। उत्तराखंड आप देखो तो सीधा आपको बीच में लगेगा, सेंटर में। बिल्कुल, यहाँ आप से यूपी से भी जा सकते हैं। कहीं हाँ से जी। भी जा सकते हैं, राइट। वो कई जगह से जा सकते हैं। बट उसमें आपको 1-2 जगह से घुसना पड़ता है। जो नैरो गेज होते हैं तो उसमें फ्लड नहीं जा सकता ज़्यादा, उसकी एक लिमिट है, वो वैसे जाता है। तो वो एक तो वो भी है। दूसरा
हमारी जो ट्रेन कनेक्टिविटी है ट्रेन्स की, जी। वो वहाँ पर सिंगल गेज है, मीटर गेज, तो कांगड़ा की तरफ को, और आगे नहीं हो पाई, वो भी है। तीसरा क्या है कि जो हमारा जो, जैसे देखिए क्या, दो फोर्स काम कर रही है इसके ऊपर, टूरिज्म के ऊपर। एक तो चाहते हैं कि वहाँ टूरिज्म आए, दूसरा ये भी चाहते हैं कि इसको, पर्यावरण को थोड़ा सुरक्षित रखा जाए। बिल्कुल। अब जहाँ भी टूरिज्म जाएगा तो वहाँ पहाड़ खोदे जाएंगे, इंफ्रा डेवलप वन किया काटे जाएगा। जाएंगे, इंफ्रा होगा तो सब कुछ होगा। हम्म, और वहाँ के जो अब स्थानीय लोग भी इंटरनली जो वहाँ के बसिंदे हैं, वो ये नहीं चाह रहे हैं कि इस तरह का काम हो और बड़ी छेड़छाड़ हो, जिससे ये इस तरह के आगे चल के फ्लड देखने को मिलें या अर्थ कैंप देखने को मिलें या तरह भूचाल आए। तो वो भी इसका एक बड़ा रीजन है जो खतरनाक है पहाड़ी एरिया के लिए एक्चुअली, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना मेरे ख्याल से। बट वो क्योंकि सर ऑलरेडी वैली के बेसिस में अगर बात करें तो कश्मीर में भी काफ़ी वैलीज़ है, पर वहाँ भी इंफ्रा डेवलप्ड है। जब लोग शिमला पहुँच रहे हैं, मनाली पहुँच रहे हैं, नैनीताल पहुँच रहे हैं, तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर और चीज़ें सिस्टमाइज़ हों तो शायद धीरे धीरे जो हमारे वहाँ और रिलीजियस प्लेसेस हैं, या हम कहीं हिमाचल में और भी अच्छी अच्छी जगह, शायद उसे हम और एक्सप्लोर कर पाएँ। ज़्यादा जो 3-4 जगह तक लोग रह गए हैं बस यहाँ यहाँ यहाँ। हाँ, बट अब मतलब जो वहाँ पर एक्चुअली पिलग्रमेज प्लेस है हिमाचल का पूरा, देवियों का, जैसे आपने कहा। जी। बट मेरा मानना ये है कि वहाँ इतना स्पीड से डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि होगा तो फिर वो नेचर के विरुद्ध चल जा सकता है। तो इसलिए ना वहाँ लिमिटेशंस भी हैं। तो अब वहाँ क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके लिए तो फिर अपनी हाई टेक थोड़ा सा ये करके पूरा, और वो व्यू लेकर ही उसके ऊपर काम करना चाहिए। ऐसा वहाँ छेड़छाड़, क्योंकि कच्चे पहाड़ है वहाँ पर एक्चुअली मोस्टली। अब कच्चे पहाड़ों में बहुत दिक्कत है, ये सब इंफ्रा डेवलप करेंगे आप ना, तो बहुत दिक्कत है। और टूरिज्म के लिए इंफ्रा चाहिए, बहुत इंफ्रा चाहिए, तो बहुत वहाँ नहीं है, वहाँ सॉलिड पहाड़ नहीं है। तो मेरे ख्याल से वहाँ तो चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है। और जो सर अगर आप उसी को ही हमें ऑर्गेनाइज हिमाचल करें। में कोई ऐसी जगह सजेस्ट करें जो आज तक शायद अनएक्सप्लोर्ड है, शिमला मनाली हो गया, नैनीताल हो गया, हमने काफ़ी जगह एक्सप्लोर है, बट अगर हम कहें एक हिडन जेम जो हिमाचल में शायद मैक्सिमम लोगों को ना पता हो, वो कौन सी ऐसी जगह होगी जो आप हमें रेकमेंड करें कि ये एक जगह है जो बहुत कम एक्सप्लोर्ड है पर बहुत ब्यूटीफुल है हर चीज़ से? हिमाचल देखिए ऐसा है कि वैसे तो अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो हर चीज़ मिलती है। राइट। बट मैं जहाँ तक एक नेचुरलिटी की बात कर रहा हूँ, तो नेचुरल ऐसा है कि आप कांगड़ा में चले जाइए, कांगड़ा के हर जगह को आप एक्सप्लोर करिए। जैसे हर 2 किलोमीटर पर आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। कांगड़ा एक नेचुरल सीनिक प्लेस है। तो इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक अलग अलग, तो ये बड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए कि वहाँ चले जाए, सुजानपुर में चले जाइए तो आपको टीरा का, वहाँ जो पानी हमेशा नीचे आता था, टीरा महल है तो उसके नीचे हमेशा पानी आता, तो पानी टपकता। तो पूछते थे भाई पानी कहाँ मिलता, तो पहले बोलते चिरापूंजी में मिलता, तो हिमाचल वाले बोलते थे सुजानपुर में मिलता होगा। तो इस तरह का जो बच्चे पढ़ते थे वो इस तरह की बात करते थे, और हम भी देखते थे। आज वो पानी बंद है, गाई पे लग रहा मुझे, तो पानी नहीं दिख रहा, वो ऊपर से गिरता था नीचे झरने का, तो वो लगातार गिरता था, 12 महीने गिरता था, मैं ऐसा देखता था बचपन में। तो इस तरह का वहाँ जाएंगे तो फिर बहुत है, मतलब मैं आपको ऐसा नहीं बता पाऊंगा स्पेशली, और जिस भी जगह जाओ तो वहाँ का बता सकता हूँ कि यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। हर जगह अपने आप में स्पेशल है। हाँ, बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है एक्चुअली। बट उसको एक्सप्लोर करने के लिए मैं यही है कि वहाँ रहे आदमी तब उसको एक्सप्लोर कर सकता है बड़े ढंग से, अगर जिसको एक्सप्लोर करना है। जब बिजनेस पॉइंट है तो बिजनेस पॉइंट वहाँ पर यही है, जो स्पोर्ट हैं, जो वहाँ क्राउड जा सकती है, वहाँ से व्यापार हो सकता है, सरकार को रेवेन्यू मिल सकता है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा अलग अलग हैं। श्योर सर, बहुत अच्छा लगा आपके थ्रू हमें काफ़ी हिमाचल के बारे में पता चला कि कैसे और हिमाचल में चीज़ें हो सकती हैं, कहाँ हम एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। सो सर, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच टाइम। So many thanks to you, all your teams. Thank you, sir. And wish you all the very best and happy days to come ahead. Thank you, sir. जय हिंद, जय भारत। आज पॉज के इस एपिसोड में हमने इंडियन नेवी कमांडर की जर्नी सुनी और साथ ही लीडरशिप जो इंटेंट, करेज और अकाउंटेबिलिटी से पहचानी जाती है। पॉज एक पॉडकास्ट मात्र नहीं है, पॉज सारथी है
उन जीवन परिचयों का जिन्हें सुनकर शायद आपके जीवन को उचित मार्गदर्शन मिले। जय हिंद, जय भारत।